मैं अपनी शिद्दतों से उसका जीना हराम कर दूंगा। उसके ज़ोर जुमले जब कान में गूंजे तो बेसाता झुरझुरी ले उठी। होर ने उसे बुरी तरह से वार्न किया था कि खबरदार उसने इस रिश्ते के खिलाफ ना की या कुछ उल्टा सीधा सोचा। वो हर कीमत पर यह रिश्ता चाहती है। हया से तो सोचा नहीं जा रहा था कि कैसे वो इसे हीरो या विलन के अलावा किसी और नजर से देखे, वो भी हम सफर के रूप में। सोचते ही वो कान की लोग तक सुर हो जाती और जो उसकी सख्त नजरों और अचानक हमले से घबरा कर दूर भागती थी। फिर जब शादी हो जाएगी तो क्या होगा, ये सोचते हुए उसकी सांसें अथल पथल हो जाती। मैं तो उसकी बीवी को पट्टियां पढ़ाने का सोच रही थी, अब खुद को कैसे पढ़ाऊं, कैसे बच्चों की उसे। अल्लाह अल्लाह, हमेशा इस बिल्डिंग नुमा इंसान को ही क्यों मेरे सामने खड़ा कर देते हैं। वो सत परेशान नहन कुदरती कमर में बुहार का बहाना किए दुबकी मसा सोचों में थी। अब तो सच में वो मुझे कैद कर लेंगे। वो रोने जैसी हो गई। कुछ देर खामोशी के बाद उसने कुछ सोचा, उस पर अमल करने का तय किया। ये जाने बगैर इस फैसले से मुस्तफ़ा का क्या रिएक्शन होगा। ये ठीक है, हाँ नकाह कर दें, पर रुकती नहीं। मैं नहीं जी पाऊंगी उसकी कैब में। वह नकली आंसू बहाती हुई आंखें पोंछने लगे। फराज मिल्ला में सबके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। नौशीन तो खिल सी गई थी। होने हया का सिर्फ नकाब पर मारने का फैसला सब तक पहुंचाया तो किसी भी कोई भी इतराज ना हुआ, सब खुश थे। हसन ने मुस्तफ़ा से रिश्ते का जिक्र किया तो बज़ाहिर तो वो बहुत खुश था अंदर कि चलो सीधी तरह से हासिल होगी, वरना तो उसे काफी आगे का सोच रखा था। और उसने बगैर हिचकचाई हाँ कर दी। हसन सफियान बहुत ही खुश हुए और उसे गले लगाया। सफियान ने शहरियार परिया और आयमा बेगम के आने पर निकाह की तकरीब रखी गई और हया के राजी होने के बाद शादी बहुत ही धूमधाम से करने की ठानी। नौशीन ने मुस्तफ़ा से हया के फैसले का जिक्र किया जो उसे नामंजूर था, बल्कि तेवर बिगड़ गया। पर बेटा, हम उसके बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ कुछ माह जब इस रिश्ते को और तुम्हें अपने हमसफर के रूप में कबूल कर लेगी तो फिर कोई भी इशू नहीं होगा। वो खुद राजी होगी रुखसती के लिए। अभी तुम कुछ मत कहो, अपनी मम्मा के लिए खामोशी से निकाह कर लो। उसके बाप पर मुस्तफ़ा ने लब बीचे और नौशीन को गले लगाया। आपके लिए तो जान भी हाजिर है मम्मा। उसके माथे पर लब रखे। नौशीन के जाने के बाद मुस्तफ़ा ने एक परी को कॉल की। उसकी दुआओं कुछ यहाँ वहाँ की बातों के बाद जल्दी आने की तलकीन की, जिस पर वो मुस्कुराकर उससे हाँ की। अभी वो सोफे पर बैठा था। उसका इरादा इस अदाकारा की क्लास लेने का था, पर अब रिश्ता बदलने पर कैसे जाए। है कहते तो अब भी कोई कुछ ना, पर उसे खुद अच्छा नहीं लग रहा था और यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो अंदर कमरे में दुबकी किस्मत के खेल पर मातमकारी थी। सोचते हुए उसके लब मुस्कुराए। अब तुम्हें पता लगेगा जानम के असली विलन कैसा होता है। मुस्कुराहट गैर हुई जब आंखों के सामने उसका बुखलाया हुआ चेहरा घुमा। सुनो गुड़िया, आज़ा ने खामोश बैठी हुई मुसुमा को पुकारा। जी। खामोश अपने साथ लड़कियों के रवैये उनके हमले का सोचती हुई अंदर ही अंदर आंसू बहा दी। अजहर के पुकारने पर बुखराए। परेशान मत हो, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। और एक बात, एक हाथ उसका सर पर रखा। जी। वो सिर्फ इतना बोली, तुम इस हादसे का जिक्र घर में किसी से नहीं करोगी, मानोगी ना मेरी बात। उसके बाद पर मुसुमा ने सुरह लब बीचे और जरा सी नजर उठाकर आजर को देखा। उसकी लंबी हमदर्द गन्नी पलकों के बाल के नीचे बड़ी सी सबज सुरह आंखें। आज़ा ने बेसाता नजरें चुराई। प्लीज भाई, उन्हें कहें मुझे तंग ना करे, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पापा की ब्रेव गर्ल बनना चाहती हूँ। वो सिसकी से बोलती हुई आज़र को उसका दिल डूब जाएगा। नहीं करेंगे तंग। सामने सड़क को देखा बोला, जिस पर मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लिया। शायद अब रहे बिना। आज़र के दिमाग में सोच आई जो शायद नहीं यकीन सा थी। आंसू पूछो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वैसे भी चाचू ने कहा है कि जल्दी घर आए तो उनकी ब्रेव गर्ल के लिए सरप्राइज है। उसकी हुचबड़ी वाली बाबा। उसने जल्दी से आंसू साफ किए और मुस्कुराकर उसको देखा। भीगी आंखें, सूरज सफेद चेहरा, गुलाबी होंठों पे मुस्कुराहट। हसन के हसीन मंजर में से एक था कि दिल में आजो को जैसे सिलार से नफरत होने लगी। उसका दिल कर रहा था उसके वजूद को कहीं तबाह कर दे, उसका साया भी मासूमा पर ना पड़े। इंतहाई जब्त के बावजूद उसकी रगत तान गई और मासूमा उसकी हालत से बेहबर दिमाग के सोचों में नीली आंखों को अपने करीब महसूस करती जो उसने बेहोशी में जाने से पहले अपनी आंखों में महसूस करती। बेसाता चिड़चिड़ी ले उठी। वो बार बार अपनी आंखों के सामने इन सुरह नीली आंखों को घूमती हुई महसूस करती। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे इन सुरह नीली आंखों ने उसे अपने हसाब में लिया हो। बेसाता उसके मुंह से मदम चीख निकली। आजर हड़बड़ा गया। क्या हुआ? मासूमा पसीने से नम उसकी हालत को देखा। कुछ नहीं। वह जल्द खुद को संभालती गहरा सांस लेकर बोली। उसकी सांसें फूली हुई थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, डरो नहीं। आजर ने तड़प कर उसके सर पर हुए हाथ अपना हाथ आकर उसे रिलैक्स किया। मुझे घर जाना है, जल्दी। उसके हाथ में से अपना हाथ निकालकर नम भारी आवाज में इल्तिजा करने लगी। बस पहुंच गए, रिलैक्स, उसने कहकर गाड़ी शैरियर पैलेस में एंटर की। मासूम अपने घर, अपने माहौल, माँ बाप के पास आकर दिल कर रहा था कि धारे मार मार कर रोए
انہوں نے بتایا کہ ان کے آغوش کے علاوہ وہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، پر خاموش لابیچے گاڑی رکنے پر ڈور کھولتے ہوئے اندر بھاگی۔ آزاد صرف بے بسی سے لابیچے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا اور غیظ و غضب سے زور داموں کا سٹیئرنگ وہیل پر مارا۔ کاش تمہیں میں ختم کر پاتا، وہ دل میں سالار سے مخاطب ہوا، پر جب اپنی مجبوری سامنے آئی تو شرمندہ سو گیا۔ اف مما، وہ سسکا۔ اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا، وہ کمرے کے بیچ کھڑی سسک رہی تھی، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا۔ خوف سے نہ ہل سکتی تھی، نہ آواز نکال سکتی تھی۔ بے تاشا سسکتی روتی کانپ رہی تھی۔ اسے یاد تھا جب چھٹی کے ٹائم وہ جا رہی تھی کہ اسے پیچھے سے پکارا گیا۔ وہ اپنا نام سن کر مڑی تو پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ کہ آپ لیلا ہیں؟ اس نے پوچھا تو لیلا نے کہا، جی میں ہی لیلا ہوں۔ او شکر مل گئی آپ کو، اور ہما شاید پتہ نہیں وہ کہاں ہے، دونوں کو پرنسپل بلا رہے ہیں۔ اس کے باپا لیلا گھبرا گئی کہ معصومہ کی بات اسے اپنے پورے سال کی محنت برباد ہوتی نظر آئی۔ آپ تو ڈر رہی ہیں، گھبرائیں نہیں، شاید سننا ہے کہ پرنسپل اصل بات سننا چاہتے ہیں۔ آپ بے خوف ہو کر جائیں کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں، وہ پہلے ہی مطلب ڈری ہوئی تھی، ہماری تھوڑی بات کرنے پر ہم پر جپٹ پڑی، اس لیے اسے تھپڑ مارا۔ اس لڑکی نے کہا، جو لیلا کو صحیح بھی لگا، شاید اس سے وہ بچ سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ خوش ہوگی، پر ہما تو چلے گی اور ساری جنی بھی حالی ہو چکی ہے۔ وہ لڑکی بھی پریشان ہوئی۔ کوئی نہیں، آپ جا کر اپنی طرف سے بتا کر آئیں، پرنسپل ویٹ کر رہے ہوں گے، بائے، میں چلتی ہوں، باقی آپ کی مرضی، وہ کہہ کر چلے گی۔ اسے اپنی اسٹڈی کی ٹینشن ہونے لگی، پھر وہ خود میں ہمت جمع کر کے اندر کی طرف قدم اٹھایا۔ ابھی کچھ سیڑھیاں چڑھی تھی کہ اسے اوپر کی طرف جاتی سیڑھیوں سے کسی لڑکے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی اور واپس بھاگنے کا سوچا، پر صدا کی طرح باتیں پھیلانے والی کے ہاتھ اتنی بڑی بات آئے تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ دیکھے گی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، پھر سب کو صبح بتائے گیا۔ اپنی عادت سے مجبور کھائی کی طرف قدم اٹھانے لگی، یہ سمجھے بنا کہ سب چلے گئے ہیں، آخر اکیلی ایک لڑکی اوپر کیوں روئے گی۔ وہ بھی ان میں سے تھی جو لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سے مجبور خود ہی اپنی موت کے لیے قدم اٹھانے لگے۔ اگر وہ چاہتی تو کسی کو بلا کر بتا سکتی تھی، پر وہ کیسے یہ کرتی؟ اس کے ہاتھ سے چٹ پٹی نیوز جو چلی جاتی ہے۔ وہ اوپر آئی جہاں پر بند کلاسز تھی اور انہیں اوپر جانے سے سخت منع کیا گیا تھا۔ وہ اس سے آواز کو ڈھونڈنے، اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی جب پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا گیا۔ وہ گھسیٹ کر ایک کلاس میں لایا گیا۔ وہ لڑکیاں تھیں، اس کے منہ پر ہاتھ باندھ کر دور ہو گئی۔ بند کمرے میں ہاتھ منہ باندھے ہوئے تھے اور اندھیرے کی وجہ سے خوف سے رو رہی تھی، تڑپ پڑی تھی۔ اس کا باپ اس کے انتظار میں ہوگا۔ کیسے مارا تم نے اسے؟ بتاؤ جاہل عورت، کیسے تمہاری ہمت ہوئی اسے چھونے کی جس پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا؟ کیسے پھر تم نے اسے تھپڑ مارا؟ اچانک کسی نے اسے گلے سے پکڑا اور زور سے اس کا سر دیباوا مار کر آنکھیں پھٹ پڑے۔ پورا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ وحشت بڑی سرد آواز کان میں پڑی تو اس کا پور لذر اٹھا۔ پر سب سے گلے میں چپتی ہوئی سخت انگلیاں، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی گردن تن سے الگ ہو جائے گی۔ سانس گھٹنے لگا، وہ تڑپنے لگی، زمین پر زور زور سے پیر مارنے لگی جب کسی نے اس کے پیر باندھ دیا۔ کوئی ایک نہیں تھا، دو لوگ تھے۔ اس کی آنکھیں ابلتی ہوئی سرخ ہو گئی۔ بتاؤ۔ ایک بار پھر سے اسے دیوار سے مارا، پر ایسے محسوس ہوا کہ اس کا پیچھے سے سر پھٹ گیا ہو۔ کیسے بتاتی اس وحشی کو؟ منہ تو بند کیا ہوا تھا۔ چٹاہ 22 تھپڑوں کی چہرے پر برسات ہوئی، اس کے اندر منہ سے گال پھٹ گئی تھی اور زور سے اس پر زمین پر پھینکا۔ وہ منہ کے بعد زمین پر گری، نتیجتاً اس کے ناک اور ماتھا لہو لہان ہو گیا۔ وہ میری معصومہ تھی، معصوم نازوسی سلار کی معصومہ۔ تمہاری ہمت میں کیسے ہوئی میری لٹل گرل کو تکلیف پہنچانے کی؟ تم نے اسے تکلیف دی؟ وہ ایک درندے کا روپ لیے زور سے اس کا سر زمین پر مارا تھا، پورا وحشی جانور بن کر۔ کھڑکی سے آتی ہوئی سورج کی مدھم کرنوں سے وہ صرف ایک دوسرے کے سائے دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی بھی آنکھوں میں اس کا بے ہوش چہرہ سمائے اسے زور سے مار رہا تھا کہ ساتھ کھڑی ہوئی لڑکیاں کانپ گئے۔ وہ ان میں سے ابھی ایک احتیاط تھا جیسے ابھی اسے زندہ رکھنا چاہتا ہو۔ ایک ڈری ہوئی آگے بڑھی، سر کوئی آ رہا ہے، یہ مر جائے گی۔ اس لڑکی نے ہمت کی اور پاس ہو کر کہا، اگر کوئی اور جگہ ہوتی تو ہرگز ایسا نہ کرتی، پر یہاں ضروری تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کے سر سے ہاتھ نکال کر آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ کمرے میں ایک بند رہنے کی بو اور دوسری ہون کی۔ اس کے لب مسکرائے، گہری مسکراہٹ چھائی۔ وہ کھڑا ہوا، زندہ ہے اور زندہ رہنی چاہیے کہ میری لٹل گرل اسے دیکھ کر جانے کہ اب اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور ان لڑکیوں نے ایک افسوس پر نظر اس کی پشت پر ڈالی اور خون میں رنگی ہوئی لیلا کے منہ ہاتھ پیر کھولے اسے لے کر باہر آئے۔ اسے اٹھانے پر پتہ لگا کہ سچ میں وہ زندہ تھی۔ وہ مارتا بھی تھا اور سانسیں بھی گھٹتا تھا، یہ بھی جانتے کہ اس کی سانسیں باقی کتنی بچی ہے۔ اسے بڑی چادر میں لپیٹا اور وہاں سے نکلی، قدموں کے قریب آنے سے پہلے۔ جان سکتا ہوں کہ کون سا بہار ہوا ہے تمہیں؟ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وارڈروب سے ڈریس نکالتی حیا نے قحط آواز میں بولا، جی؟ حیا جو کھوئی سی تھی، اس کی اچانک ابا پر اچھل کر مڑی اور سامنے ہی حشمی نظر سے گھورتے ہوئے مصطفیٰ کو پا کر حلق تار کرنے لگے۔
वो कुछ बोला आपने? नजरें यहाँ वहाँ घुमाती हिकलाई। मैंने कहा कौन सा बुहार है तुम्हें जो बाहर नहीं आ रही? उसके हाथ से ड्रेस लेकर बेड पर फेंका, उसकी तरफ कदम बढ़ाया। मैं क्यों डर रही हूँ? क्या कर लेंगे? दो आंखें ही दिखाएंगे ना, बस यही टाइम है जमकर मुकाबला करने का। वो सोचूंगा गहराइयों में गुम। मुस्तफा ने पोखलाई अपनी प्रिंसेस का जायजा लिया, जो लब दांतों में दबाए कुछ सोचे थे। सर पर दुपट्टा, काली बड़ी आंखों में काजल उनको और भी हसीन बना गया था। उसकी छोटी सी नाक में चमकती हुई डायमंड पिन उसका हुस्न मजीद निखार रहे थे। सादा सी कॉटन के सूट में वो बहुत ही प्यारी और क्यूट लगी उसको। मैंने कुछ पूछा है प्रिंसेस? उसे करीब होकर आहिस्ते से कहा। जी मैंने सुन लिया। वो बहुत तेज बुखार था, वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहे थे और खाने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो वो पीछे की दांतों में नेल कुतरती वजह बताए। अच्छा, और यह सब हमारी शादी का सुनकर क्यों हुआ? उसने माथा छू कर बाहर चेक किया, जहां पर बाहर नहीं पर पसीने जरूर थे। मुस्तफा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और आईब्रो उचकाए। आपको कोई काम है? मुझे सोना है, कहकर वो जाने लगे, जब मुस्तफा ने बाजू से पकड़कर वापस खींचा तो वो लहराती हुई उसके चौड़े वजूद से टकराए। हया का दिल उछलकर हलक में आ गया। आप? वो कुछ कहते जब मुस्तफा बीच में बोला। रुखसती से मना क्यों किया तुमने प्रिंसेस? उसके बालों को कान के पीछे रास्ते हुए काली आंखों में देखा बोला, और हया का लगा उसकी रूह परवास कर देगी। अपनी एक्टिंग भी जैसे मेलू दूर भागती हुई लगी थी। कोई जुमला साथ नहीं दे रहा था, ना ही अल्फाज। सब जैसे दुश्मनों की तरह विलन के कैद में देखकर साथ छोड़ गए हो। उसकी ग्रे आंखों में देखना जैसे मौत के बराबर लगा। हीरो? वह मनमनाई। जवाब दो प्रिंसेस, मुझे भी रुखसती नहीं करनी। वो आंखें नीचे एक सांस में बोल गए, पर मुस्तफा हमेशा उसके चेहरे को देखने लगा। पर मुझे करवानी है, वो सरगोशी से गंभीर आवाज में बोला। हाथ पैर के फासले पर खड़ी हया ने फट से आंखें खोले। ब्रेक पर पाँव रख विलन। मैं नावल की मासूम हीरोइन नहीं जो विलन से डर जाऊंगी। अच्छे अच्छों को सुधारा है हया सफिया ने, अब तो मामूली से चूंटे के बराबर हो। एकदम हिम्मत करके सारी एक्टिंग खींच ले। उसकी आंखों में आंखें डालकर 6 फुट से निकले कद और कसरती वजूद को देखते भी चूंटी कहने लगे, बल्कि उंगलियों से मसला भी चूंटी को। अच्छा, सच में मेरी प्रिंसेस इतनी बहादुर है कि रुखसी से डर जाए? उसे वापस इस तरह खींच कर जैसे मजाक उड़ाया। किसने कहा हया डर गई? मैं नहीं डरती किसी से, अंडरस्टैंड? और वैसे भी मेरा खुद से प्रॉमिस है कि अपने शोहर से नहीं टूटूंगी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर लंबी छोड़ने लगी, जिस पर मुस्तफा कह के का गला घूंटा। पर मुझे तो कहीं से बहादुरी नहीं नजर आ रही। उसके चेहरे को थोड़े से पकड़कर उसके बौखलाए हुए तासरा से महसूस हुआ बज़ाहिर बहादुरी ढूंढने लगा। अब छोड़े भी उसे मिलती है बहादुरी। वो घबराई, कुछ दूर हुई। कहीं इतनी लंबी छोड़ी है ना, पकड़ ना जाए। अच्छा, तो बहादुरी का सबूत हो, फिर मैं मानूं कि मेरी प्रिंसेस वाकई बहादुर है। उसकी तरफ कदम उठाने लगा तो हया आंखें दिखाती हुई वार्डरोब से लगी। वो जानबूझकर उसे बुखला रहा था। हाँ तो बोले, क्या करना है? किसका मुंह नाक जाना है? वो आस्तीन ने चुरा कर बोले। पहले प्रॉमिस, अगर चैलेंज पूरा ना कर सकी तो चुपचाप रुखसती के लिए मान जाओगे। अगर पूरा कर गई तो मैं कुछ साल तक कुछ नहीं बोलूंगा। हया की तो जैसे कुछ साल का सुनकर बातें फैली। सच्ची हीरो? वो खुशी से उछले और यकीन दहानी चाहिए। हाँ, अब जल्दी प्रॉमिस करो, फास्ट। उसने उसके धमकते हुए चेहरे से नजरें चुराई और अपना मजबूत चौड़ा हाथ सामने फैलाया। पक्के वाला प्रॉमिस? उसने अपना नाजुक हाथ उस पर रखा। अब जल्दी बताएं क्या करना है। फटाफट, जीतूंगी चैलेंज, आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। वो उत्तराती हुए कहते हुए बेड पर बैठे। मुस्तफा खामोश मुस्कुराहट का गला घोंटे उसको देख रहा था। हाँ तो तुम्हें करना यह है कि तुम अभी अपनी मम्मा को कहोगी कि तुम रुखसती चाहती हो, वो भी बगैर खौफ या डर के। बताओ, इतनी बहादुर हो? वो उसे उकसाने लगा। हया भी शायद जज्बाती और थी, तभी तो वो उसे देखे बोला। वो कैसे नहीं जानता अपनी प्रिंसेस को, कि वो कैसे नावाकफ होता उसकी कमजोरियों से। बस इतने से बात उसने चुटकी में उड़ाई। हाँ हाँ हाँ, ये हीरो तो बड़ा बेवकूफ निकला। शुक्र है जिंदगी तो अच्छी गुजरेगी। अभी मम्मा से कहती हूँ, उसके जाते ही मना कर दूंगी। वो दिल में उछलती कूदती उसकी अकल पर मातम करने लगी। आर यू श्योर? कर लोगी प्रिंसेस? वजह से खुद को हैरान परेशान जाहिर करने लगा। बस देखते जाओ हया को। वो उठी और दरवाजे की तरफ मुड़ी। मुस्तफा भी साथ हुआ। आप कहाँ? वो सामने आई। मुस्तफा ने आईब्रो उचकाए। आप यही ने, ऐसा करें बाथरूम में जाएं, मैं मम्मा को यहीं पर लेकर आती हूँ। आप ही तो आंखों और कानों से देखे और सुने, फिर ऐसा ना हो बाद में मुकर जाए। अच्छा अच्छा, जल्दी करो। वो बीच में ही बोला, कहीं उल्टा उसे ना प्रॉमिस ले उल्टा ही ना उसे प्रॉमिस ले ले। वह साइड लाती बाहर गई। पीछे वो मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाने लगा। वाकई मेरी प्रिंसेस बहादुर है, कहता हुआ बेड पर बैठ गया।
क्या हुआ हया, कोई काम है? हूर मुलाजमा के बुलाने पर सीने पर कड़ी हया से पूछा। जी मदर माँ, बहुत बड़ा काम है, आप आए तो। वह खुशी से झूमते हुए हूर का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लाई। हूर को पैर पर बिठाकर एक नजर बाथरूम में देखा। आप बताओगी कौन सा काम है? उसे यूं ही खड़े देखकर हूर बोले। हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ा। वो उसके साथ पैर पर बैठी। मदर माँ, वो उफ, बहुत मुश्किल है थोड़ा, दिल में सोचा। हाँ बोलो, क्या बात है हया? होने से संजीदा देखकर जो के होंठ चुबाने में लगी हुई थी, किसी कचकच में थे। बोल दे हया, क्या होता है? सिर्फ थोड़ी हिम्मत, फिर आजादी ही आजादी। उसके अंदर से आवाज आई जिस पर उसने खौफ को दूर फेंका और हिम्मत की। मदर माँ, मुझे रुखसती करनी है, मैं राजी हूँ रुखसती के लिए। वो आंखें नीचे एक ही सांस में बोल गई और हूर के हमले के इंतजार में थी, पर उसने कुछ नहीं हो रहा था। दरवाजे की ओर में खड़े मुस्तफा ने अपने लब दांतों में दबाए। सिर्फ खामोशी ही रही तो आहिस्ता से हया ने अपनी आंखें वाकी तो हूर पूरी तवज्जो और संजीदगी से उसको देखे थे। पता नहीं क्यों हया ने अपनी आंखें झुकाई, शायद शर्मिंदगी से। क्या हया अपनी मर्जी से फैसला कर रही हो? हूर ने तसल्ली के लिए चाहा। अभी तो उसने नकाह की जिद सब तक पहुंचाई थी और अचानक ही रुकती भी। वैसे ये तो सबके लिए खुशी की बात थी, वो उससे तभी भी पूरी तसल्ली चाहती थी। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तबांग ने दहल अंदाजी की। उफ, फिर कुछ साल भी तो दे रहा है ना। दिल ने कहा। देखो मेरी जान, सोच समझ के बताओ अपनी मर्जी से, ताकि आखिरी बार मैं फैसला कर सके। ये ना हो वो आगे कुछ कहते जब बोले। मदर माँ, ठीक कह रही हूँ। वो सिर्फ इतना बोली, ज्यादा सफाई या यकीन दहानी नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि फिर इनकार भी तो करना है। माँ सदके, मुझे फख्र हो रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी का अच्छा फैसला लिया। मैं बहुत ही खुश हूँ मेरी जान, और तुम्हारे साथ भी हूँ। वो एकदम खुशी से हया के माथे और गालों पर प्यार करते सरशार सी हो उठी। पाक परवरदिगार, दो जहानों का मालिक, मेरी फूलन जैसी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर दे। मैं अभी सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। विगवा फिर उसके माथे पर होंठ रख उठी। हमेशा खुश हो। उफ, नौशीन आपी कितनी खुश होंगी। हया जोक के बाद जितने पर खुशी से सूरज चेहरे के साथ ही अंदर बंगड़े डाल रही थी कि अचानक अपनी बेवकूफी पर टटकी और हूर उसके सूरज चेहरे को शर्म समझ कर नहाल उड़ती कि कम से कम कुछ अकल ही इस्तेमाल कर रही है, अकल से पैदल। हैं, ये क्या कर दिया? मदर माँ तो सबको मिठाई खिलाने वाली है। वो एकदम शौक की हालत में उठी। मदर, वो अभी डोर से खुशी से जाती हुड़ को पुकारती जब पीछे से सूरत हाल को समझते हुए एकदम मुस्तफा उसके मुंह पर हाथ रखा। उसकी आंखें फट पड़े, दिल दक दक करते मुंह को आ गया। दिमाग क्या क्या लगाते उसका मजाक उड़ाने लगा। बस बस प्रिंसेस, हो गया। वह सरगोशी में कान में बोला। अबे इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाने पर हया का एक आंसू मुस्तफा के हाथ पर गिरा। आंसू क्यों बहा रही हो मेरी प्रिंसेस? बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, देखा नहीं है आपकी मम्मा कितनी खुश हो गई हैं। वो आहिस्ता से उसका अपनी तरफ करते आंसू साफ कर लगा तो साथ ही नरमी से समझा भी रहा था। आप बहुत झूठे हैं विलन, मैं कभी भी रुखसती नहीं होने दूंगी, बल्कि अब मैं चीख चलाकर पापा से शादी से इनकार करती हूँ। हरगिज नहीं करूंगी आपसे शादी। आपने मुझे चीट किया। वो एकदम मुझसे दूर होती गुस्से से बोली और मुस्तफा का तो मानो उसके जिद पर दिमाग घूम गया। अपनी तरफ खींच उसके मुंह पर हाथ रखा। चुप, एकदम चुप। उसकी काली भीगी आंखों में अपने साथ तासरात ग्रे आंखों में समाये उसकी आंखों में देखा। तुम्हें वक्त चाहिए ना, वो मैं तुम्हें दूंगा। हया बेयकीनी और बरसती हुई आंखों से खामोशी से उसके हाथ के नीचे अपने लब पीछे उसकी आंखों में देखने लगे, जहां गुस्से के सिवा कोई और तासर नहीं था। अंदाज ऐसा था कि एक लफ्ज निकाला तो जान निकाल दूंगा। जितना वक्त चाहिए ले लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा जब तक सब्र के दायरे में रहे। पर रुखसती के बाद उसके चेहरे के करीब हुआ कि हया उसकी सांसें महसूस करती आंखें मीच गई। दिल था कि बाहर को आ रहा था। अगर जरा भी बड़बला मचाया या फिर कोई इनकार करने की कोशिश की तो याद रखना, नकाह तो हो जाएगा। फिर तुम मेरी शरई और कानूनी बीवी होगी। एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा अपने रूम में लाने में, और वो करूंगा जो मेरी प्रिंसेस सोच भी नहीं सकती। वो उसकी मीची हुई आंखों को प्यार से देता हुआ मगर साथ आवाज में बोला। अब बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं बैठो और जब तक शादी नहीं हो जाती कोई अदाकारी मत दिखाना, वरना बहुत ही सख्त पनिशमेंट मिलेगी। उसके मुंह से हाथ हटाकर गाल थपथपाए एक आखिरी नजर बुत बनी खड़ी अपनी जान से अजीज प्रिंसेस पर डालकर ड्रेस उसके हाथ में दिया। अब जाओ फ्रेश होकर आओ, खाना यहीं पर बेच दूंगा। वो कहकर चला गया और हया कलीन को घुटती वहीं पर साकत खड़ी थी, अपनी सांसें बहाल करती बेड पर बैठ गई। आंसू रवानी से बहने लगे। मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं हीरो? क्या इतनी हवाश मेरी पूरी नहीं कर सकते? वो तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रो पड़े। बड़ा आया उठाने। कल ने अभी अपने, मेरा भी अभी वक्त आने वाला है। सुसु करती दुपट्टे से कान पहुंचते हुए खुद से मुस्तफा को गिरगिराने का आहद किया। हूर ने नौशीन से हया के फैसले का जिक्र किया जिस पर वो उस पर सदके वारी हो रही थी, और दोनों ने यह फैसला हसन और सुफियान तक पहुंचाया। उनको भला क्या एतराज हो सकता था? सब होश हो गए और यह तय रखा गया कि अब सीधा धूमधाम से शादी होगी। हर फैसले से दराब, शहरियार और प्रिया
सबको आगाह किया। उन्हें भी अच्छा लगा ये, और आयमा बेगम ने उन्हें तैयारियों को कहा और अपने जल्द आने की इतला दी। मैं बहुत ही खुश हूँ जी, नौशीन हसन के पास बैठी बोली। हसन ने मुस्कुराकर उसके खुश चेहरे को देखा। मैं कल से तैयारियां शुरू कर रही हूँ अपनी प्यारी बेटी और बेटे के लिए। उन्होंने सर हिलाया। उसकी जल्दबाजी पर हंस पड़ा। सफियान अपने भाई की खुशी में खुश था, क्योंकि उसकी तबीयत मसलसल खराब रहती थी। तभी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मकसद उसे खुश रखना था, वरना वह इतनी जल्द हया की शादी नहीं होने देता। मुस्तफा हमेशा हया के नए फैसले से हाथ उठा था। दिल झूम रहा था कि आखिरकार वो वापस फिर उसके कमरे में आएगी, हमेशा उसकी बनकर। उसे बेसब्री से अपनी प्रिंसेस के अपनी जिंदगी में वेलकम करने के लिए इंतजार था। आजर बेटा, मुसुमा कहाँ है? आजू को अंदर देखकर परी ने पूछा। जी वो शायद अपने रूम में चले गए हैं। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया तो परी ने मुस्कुराकर सपाट में साइड लाया। वो चलता हुआ अंदर दाल हुआ तो आयमा बेगम के कमरे से निकलते मुस्तफा को देखा। मुस्तफा भाई, आप कब आए कराची से? अजहर गले मिलते हुए बोला। बस अभी, और अपनी गुड़िया का बेसब्री से वेट करा। कहाँ है? उसने मुसुमा का पूछा, जिस पर वो हंस दिया। कमरे में गई है। और सुनाओ, स्टडी कैसी जा रही है? और आंटी की तबीयत कैसी है? सुना है बहुत ही महंगा इलाज चल रहा है उसका। अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो बेझिझक कहना। भाई हूं तुम्हारा, वो खुशदिली से बोला। बस आप सबका प्यार चाहिए और मम्मा का इलाज चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत ही शुक्रिया। अब चलता हूँ, काफी देर हो गई है। फिर हॉस्पिटल पे जाना है। और मुस्कुरा कर बोलता हुआ एक आखिरी नजर ऊपर उठाए जहाँ से वो गए थे। बेटा खाना खा कर जाओ, परी ने कहा, जिस पर उसने सूहले से इनकार कर दिया और एक नजर सामने जीनी पर डाली जो उसको देखकर मुस्कुराए थे। शायद उसकी हालत से वाकफ थी। वो दांत पीसे वहां से निकलता चला गया। बहुत ही अच्छा बच्चा है, परी ने उसे जाता हुआ देखा। कहा, जिस पर मुस्तफा ने सर हिलाया। वो यहाँ से आयमा बेगम को लेने आया था। वो शाम की उनकी फ्लैट थी कराची की। मैं गुड़िया की तरफ जा रहा हूँ, बहुत ही याद आ रहा है। मैं क्यूट से डॉल की, वो परी से कहता ऊपर की तरफ जाने लगा। पीछे वो मुस्कुरा दी। शहरिया शाम 5 बजे आने वाला था। वो कमरे का दरवाजा खोलकर उसे सरप्राइज देने के लिए अंदर आया तो सामने ही वो व्हाइट यूनिफॉर्म में मिरर के सामने गाप पर हाथ रखकर खड़ी खोई खोई थी। उसकी दूध जैसी सफेद रंग पर चेहरे पर गोल्डन बाल भीगे चिपके हुए थे। शायद वो रोई थी। मुस्तफा के तेवर बिगड़े। किसी की हिम्मत थी कि उसे रुलाए? वो मलक बिला में हर फर्द की जान थी। सबकी सांसें बसती थी उसमें। कौन से रुला सकता है? गुड़िया। उसकी हालत देखी ना गई। वो जो मिरर में उसकी नीली हसा में खोई हुई थी, जानी पहचानी अब आपा उछलकर मुड़ी तो सामने ही दरवाजे पर खड़े मुस्तफा को देखकर उसके चेहरे पर खुशी से गुलाबियां बिखर गई। मामू। वो खुशी से चीतवी दौड़कर उसके गले लगी। मामू की जान, कैसी है मेरी गुड़िया? उसका सर पर बोसा देकर बोला। बहुत खुश, आप कैसे हैं? आप ही भी आई है? वो सूरज चेहरा उठाए हुए खुशी से पूछने लगी। मुस्तफा ने उसके सूरज छोटी सी नाक को देखा तो हंस दिया। री अपी ने अपनी गुड़िया के लिए बहुत ही प्यार भेजा। उसके मुरझाए चेहरे को देखकर वो फिर कितनी देर उसको हंसाता रहा और सबने मिलकर खाना खाया। उसके साथ बैठकर आयमा बेगम और परी ने बहुत सारी बातें की और जल्द आने का कहा। अभी मुसुमा को इम्पोर्टेंट टेस्ट शुरू होने वाले थे तो वो जल्द नहीं आ सकते थे। शहरियार आया, मुस्तफा से मिला। दोनों ने बातें की, उसे मुबारक दी और शाम को उनकी फ्लाइट का टाइम हुआ तो सबसे मिलकर मुसुमा के पास आई। जब मुंह लटकाए खड़े थे, उसे गले लगाया और प्यार किया, जिस पर वो रो दी। दिल ही चिड़िया जितना है कि किसी के उसे मिलने या फिर किसी भी एहसास में फूट फूट कर रो पड़ती है। शहरियार, अब प्रिया, मेरी बच्ची का दोनों ख्याल रखना। मुझे जरा सी भी शिकायत मिली तुम दोनों की तो कान खींच लूंगी। अगर मेरी बच्ची का एक आंसू भी गिरा तो। दोनों को सती से हदायत दी। आहर में पड़े से छुपाकर उसे चॉकलेट दी, जिन्हें हाथ में लेते मसूमा खिलखिला पड़ी। मुस्तफा ने भी दिए थे उसे चॉकलेट। सबको पता था परी की तरह मुस्तफा भी चॉकलेट की दीवानी थी, पर परी उसे ज्यादा खाने नहीं देते थे। दोनों सबसे मिलकर रवाना हुए। वो खड़ी शारिया पहले से गाड़ी को जाता हुआ देती रही और फिर नम आंखों से अंदर आई। हर तरफ घुटा अंधेरा था। हुनहार जानवरों की आवाज और गुप अंधेरे ने उसे मजीद खौफनाक बना दिया था। वो रोती चीखती भाग रही थी, जहां जहां पैर रखती भागती भी पहुंच चुकते कांटों से लहू लहान हो जाते। पापा वो सिसक देती, दर्द से तड़प रही थी, पर फिर भी भागती गई। पीछे से फायरिंग की आवाज उसका मासूम दिल सुकर जाता। सबस आंखें मसद से बरस रही थी। आंखों के सामने अंधेरा सोने लगा कि अचानक चीज से गिरे। पापा मुझे बचा लो। वो हिचकियों से रोती फिर से उठी, क्योंकि हैवान नमा इंसान उसके करीब आए थे। वो गिरती पड़ती फिर से भागी कि इनके सामने इन दरिंदों को पाकर चीखती भी पीछे। नहीं नहीं मम्मा पापा। वो उल्टे कदम उठाने लगी जब पीछे से वही काली परछाई क्या क्या लगाती उसकी तरफ आए। री आपी मुझे बचा लो। वो चीखती भी रोती भी किसी बच्चे की तरह नीचे बैठा घुट्टू में मुंह छुपा गए। पापा
اوپر خود پر برستی ہوئی خون کی بارش کو دیکھ کر اس کی خوفناک چیخ پورے جنگل میں گونجی، مسوما، مسوما، میری مسوما۔ پریا ایک دم چلاتی ہوئی اٹھی، میری بہن۔ حیا جو کے ساتھ سوئی ہوئی تھی ہڑبڑا کر اٹھی، کیا ہوا ری؟ تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا مسوما کو؟ پریا کے پسینے سے نم وجود کو دیتی بوکھلائی ہوئی حیا اسے لمبے لمبے سانس لے کر دیکھ کر پوچھنے لگی۔ پریا نے برستی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، حیا میں نے بہت ہی برا خواب دیکھا، میری بہن پوری خون سے لت پڑتی ہے، اللہ جی رحم کرو۔ وہ روتی موبائل اٹھا کر کان کرنے ہی والی تھی جب حیا نے بیچ میں فون چھین لیا۔ یہ کیا حرکت ہے حیا؟ دو مجھے، پریا ناگوار سے بولی۔ ایک تو اس کی جان نکل رہی تھی ری، ایک تو وہ مشکل سے سوتی، اوپر سے تم اسے گھبرائی بکھلائی سی اس کی نیند خراب کرو گی تو اس کی کیا حالت ہوگی، یہ سوچو ذرا۔ تم تو پھر بھی سو جاؤ گی مگر مسوما وہ ساری رات ڈرتی روتی گزارے گی۔ اس کے آنسو صاف کرتی حیا نے اسے سمجھایا، اس کے گلے لگی، حیا دعا کرو میری بہن نارمل زندگی گزارے، اب پتہ نہیں کیسے جائے گی چنی۔ اگر اس نے اس لڑکی کی سیڑھیوں سے گرنے سے ہاسپٹل میں تھی اس کا سن لیا تو بہت ہی ڈر جائے گی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا حیا، ٹینشن نہ لو، اللہ بہتر کرے گا۔ آج ہی نیوز میں اس نے لیلا نام لڑکی کا سنا تھا اپنی چنی کا کہ سیڑھیوں سے گرنے سے اس کا سر پھٹ گیا، اور یہ بھی کہ اس کی گردن پر کسی کی انگلیوں کے واضح نشان ملے، کسی درندے نے بہت ہی بے رحمی سے اس کا گلا دبا کر موت کی سیر کروا کر واپس زمین پر پٹکا۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی تھی، کسی بھی اس ظالم انجان شخص کا نشان نہیں مل رہا تھا، کون تھا، کیوں اس پر ظلم کیا، کچھ خبر نہ تھی۔ سو جا اب، اسے مسلسل بیٹھے سوچوں میں گم دیکھ کر حیا بولی، جس پر وہ لب کاٹتی لیٹ گئی۔ دل ہی دل میں وہ مسوما کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آج ہی وہ ملک ولا سے اما بیگم کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، وہ تو چلی گئی تھی، پر حیا نے منت کر کے اسے یہاں پر روک لیا اور اپنے روم میں سونے کا کہا، جس پر وہ خاموشی سے سانس ہوگی۔ وہ چاہ کبھی شیروز کے رویے کو نہیں بھول پا رہے تھے۔ بلب کی مدم لائٹ میں وہ سنہری بالوں کے پیچھے چھپے اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جہاں وہ دنیا جہاں سے بیگانی نیند کی گہرائیوں کے مزے لے رہی تھی۔ وہ اس کے برف کے مانند سفید چہرے پر چھائے مسومی کو دیتا نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک اس کی گاہ پر تھپک کے نشان یاد ہے، اس نے آہستگی سے ایک انگلی کی مدد سے بال چہرے سے ہٹائے تو اس کا معصوم چہرہ نمایاں ہو کر بالکل چاند کی روشنی کی طرح دمکنے لگا۔ اس کی نظر گال پر گئی جہاں پر اپنے نشان نہیں تھے، وہاں سے ہوتے ہوئی ہمدار گھنی ہوئی پلکوں پر آئی جن کے نیچے چھپا ہوا جلد تھا، اس میں ایس کی سانسیں موجود تھی۔ آگے سے اس نے نظریں چڑھائی، وہ ایسی کوئی بھی نظر پر ڈالنا نہیں چاہتا تھا جب تک وہ اس کے پنجرے میں نہ آئی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا جب وہ قسمت سے آئی۔ You are the most beautiful angel I have never ever seen from even heaven above. Little girl, you are mine, only your ass. مسوما بغیر سانس دیے ایک ایک لفظ سنتی سر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سرخی شرم کی نہیں خوف کی تھی جسے وہ محسوس کرتا لب بیچ گیا۔ آہستہ سے ایک نظر اس کی بند سانسوں کو دیکھ کر دور ہوا، اس کی حرکت پر مٹھیاں بیچی۔ یہ وہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ بابا اسے دور کرنے کے لیے یہی عمل دہرا رہی تھی جو اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ خاموش ایک نظر ڈنبش کرتی ہوئی پلکوں پر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں اس کا کلاس میں بیٹھا عکس لہرایا۔ وائٹ یونیفارم میں سر پر ساتھی سے دوپٹہ جمائے لذر رہی تھی اور کبھی بکھلائی سے اس پر بھی ڈرتی ہوئی نظر ڈال لیتی۔ بہت ہی حسین روپ تھا اس کا کہ دل کرتا تھا کہ کہیں چھپا دے اسے سب سے دور، ہر رشتے سے دور، صرف اپنے پاس رکھے، اپنا رشتہ دے اسے۔ مسوما کو جب احساس ہوا کہ کوئی نہیں روم میں تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی اور اپنا پسینے سے نم چہرہ صاف کیا، کپائے ہاتھوں سے کمر سر تک لیا اور اس میں گھس گئی۔